बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर इबहाम देखें बयानात के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानात देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा ये कहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत हमारी बनेगी, इत्तेहादी सहादी सारे हमारे बनेंगे, बरसर इक़्तिदार हम आएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं 2/3 अक्सरियत हमें हासिल होगी। 2/3 अक्सरियत के साथ साथ वो इत्तेहाद की तरफ भी गामजन है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए मौजूद नहीं है और लाडले की इस्तेलाह का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज के दिन शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन के हक में बयान दिया है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन शफाफ होंगे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा भरोसा है। अब एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो बात ये कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, दूसरी तरफ जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है। ये जो बयानिए के अंदर फर्क दिखाई दे रहा है, क्या ये बयानिए में फर्क है या ये टाइमिंग के अंदर फर्क है, या फिर वो ये समझते हैं कि इस तरह के बयानात जो है वो मुस्तकबिल में उनके लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं? किसकी क्या अप्रोच है, नैरेटिव क्या है, उसमें आवाम का किरदार कितना है, इसी के ऊपर बात की जाएगी। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ और राय के मालिक हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कुछ और बयान कर रहे हैं, फर्क क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पहले तो यासर एक बात तो आज के लिए, आज से एक काम तो शुरू हो गया ना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप खत्म हो गया और पाकिस्तान की सियासत का वर्ल्ड कप शुरू हो गया जी। और वर्ल्ड कप के आज पहले राउंड में आसिफ अली जरदारी ने किसी और को नहीं, आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे को और आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को दोनों को आउट कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि इसने आउट कर दिया। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी का कल रात तक बयानिया बिल्कुल तब्दील था। उनका बयानिया बिल्कुल एंटी निगरान हुकूमत, एंटी आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन खुल के, और एंटी मुस्लिम लीग नून। हाँ जी, जब वो कहते थे कि जनाब निगरान सेटअप में ऐसा हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं एक्शन लेता, जब वो कहते थे तरक्याती काम हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं एक्शन लेता, ये सारी चीजें हो रही थी। फिर वो मियां नवाज शरीफ पर भी बरसते थे, फिर उनकी काफी गुफ्तगू शनीद आपके सामने है। आज अचानक से नहीं हुआ ये मामला। मैं आपको ये खबर देता, हम अपने प्रोग्राम में खबर देते हैं और खबर से ही खबर आगे चलती है। मेरे पास जो मेरे सदको ज़राए से इतला है वो इतला ये है कि आसिफ अली जरदारी ने बड़े तहम्मुल के साथ अपनी गेम खेली है और आसिफ अली जरदारी को किसी तरफ से कोई तसल्ली हुई है, कोई किसी तरफ से इशारा बेहतर मिला है, और उस बेहतर इशारे मिलने से दो चीजें मिली हैं जो मेरे पास इतला है। एक के जनाब जो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं जिनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ये वजीर आजम नहीं होंगे। दूसरा कि जनाब आपको आपकी तवक्को से ज्यादा हिस्सा मिलेगा, ये बकायदा इन्हें इतला दी गई है। वो तवक्को, इसके बाद इन्हें कहा गया है कि आप अपने रवैये को, तवक्को में कितनी नशिस्तें हैं? देखिए यार सर, मैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से अहकामात का पाबंद हूं और मैं बतौर एक जर्नलिस्ट भी जमीनी हकायक की बात करता हूं। हम वो बात नहीं करते जो सोशल मीडिया की बात होती है। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पहला इलेक्शन होगा, ये पहला इलेक्शन, ये मैं लफ्ज अदा कर रहा हूं और इसे नोट कीजिएगा, ये पहला पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा जिसका फैसला सियासी लीडरों से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम करेगी। ये जो भी हम कह रहे थे ना कि जनाब सियासी जमातें ऐसे हैं, इतने लीडर फलां चले जाते हैं, खार तमाम के तमाम लीडर चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लुक रखते हो, तमाम के तमाम लीडर चाहे वो जोर तोड़ के मास्टर हो, तमाम के तमाम ग्रुप जो एक अचानक पूरा से पूरा ग्रुप किसी तरफ चला जाए, ये सारी चीजें अब बिल्कुल इनका अब सियासत में रोल नहीं रहा। अब पहली दफा ऐसा होगा कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर 8 तारीख का दिन जो होगा उसमें जो वोटर होगा वो गैर मुतवक्को तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करेगा और वोट का इस्तेमाल ऐसा होगा
कि जिसको तसव्वुर करना पड़ेगा और कोई ये समझे कि धांधली हो जाएगी, मैं बिल्कुल इस पे यकीन नहीं करता। धांधली नहीं होगी, क्योंकि आपको 8 फरवरी को चीजें ही ऐसी नजर आएंगी, आपको 8 फरवरी को हालात ही ऐसे नजर आएंगे कि इलेक्शन में धांधली करना मुमकिन नजर नहीं आएगा। क्योंकि एक तो ये मुल्क के हालात इस चीज का मुतहम्मल ही नहीं है कि कोई इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा हो। दूसरा, अब की बार अवाम ने फैसला देना है। अब की बार ये नहीं होना कि राना अजीम उठा, आज राना अजीम पीपल्स पार्टी में है, सुबह मुस्लिम लीग नून में है और अगले दिन तहरीक इंसाफ में है। ये नहीं होगा। अब जो सियासी जमात, जिस सियासी जमात ने अवाम की खिदमत की होगी, जिस सियासी जमात ने अवाम के साथ बेहतर किया होगा, जिस सियासी जमात का वाकई हकीकी बयानिया वो होगा जो अवाम को पसंद आएगा और अवाम समझेगी कि इनके बयानिए में जान है और वाकई ये वो लोग हैं जो अवामी हिदमत कर सकते हैं, उनको वोट पड़ेगा। आप इस दफा जरा गौर कीजिएगा, इस दफा जलसे जुलूस जब शुरू होंगे, जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन, असल इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी। असल इलेक्शन कैंपेन मैं ये नहीं कहता कि जरदारी साहब का जलसा, बिलावल साहब का जलसा, नवाज शरीफ साहब का जलसा, तहरीक इस्तेहकाम का जलसा, तहरीक इंसाफ का जलसा, जमात इस्लामी का जलसा, मौलाना फजलुर रहमान का जलसा नहीं। वो जलसे जो गली मोहल्लों में होंगे, आपने उसमें देखना है कि अवाम का रद्द अमल क्या है। आपने उसमें देखना है कि अवाम कितनी शिरकत करती है। आपने उसमें देखना है कि अवाम उसके रद्द अमल में क्या करती है। अगर लोग जलसों में नहीं आते, लोग जलसों में लोगों से सवालात करते हैं, लोग जलसों में लोगों के गिरेबान पकड़ते हैं, लोग जलसों में लोगों पर नारेबाजी करते हैं या कोई ऐसी चीज करते हैं, मैं नहीं बयान कर सकता, तो फिर आपको ये वाज़ेह अंदाजा हो जाएगा कि किस हल्के से किस सियासी जमात के उम्मीदवार के साथ क्या होने जा रहा है। वो सियासी जमात का उम्मीदवार जीतेगा या नहीं जीतेगा, उस सियासी जमात के उम्मीदवार को अहमियत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या वो पहले गिनती में आएगा या नहीं आएगा, क्या उसकी जमानत जब्त होगी या नहीं होगी, क्या वो इलेक्शन जीतेगा, नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा। उसकी वजूहात बड़ी क्लियर है। सोशल मीडिया ने आपको इतना शऊर दे दिया है, जहां सोशल मीडिया ने कुछ चीजें खराब की हैं तो वहां पर सोशल मीडिया ने इतना शऊर दे दिया है कि अब पता लगना शुरू हो गया है कि जनाब मोहम्मद बूटा जो है वो क्या था और 4 दिन बाद मोहम्मद बूटा क्या है। कौन सी सियासी जमात मुल्क के अंदर लूट मार करने आई है और कौन सी सियासी जमात जो है वो मुल्क को चलाने आई। मुझे देखें, मैंने एक शख्स से सवाल किया, मैंने कहा यार फला शख्स जो है वो बड़ा फेवरेट जा रहा है, वो कहता है जी कि मैं वजीर आज़म बनूंगा। तो उसने पता मुझे क्या कहा यासर साहब जी, उसने कहा यार बात सुनो मेरी, एक शख्स जो है वो पिछले 5-7 साल से एक ही रीट लगाई रखी है कि मुझे क्यों निकाला, जिसको ये नहीं पता मुझे क्यों निकाला, उसने मुल्क का वजीर आज़म किधर से बनना है। उसने कहा जिसे यही नहीं पता कि मुझे क्यों निकाला, तो उसने मुल्क का वजीर आज़म कहां से बनना है। जिसको मुल्क के अपने निकाले जाने का पता नहीं है तो उसको मुल्क के चलाने का पता कहां से निकलेगा। वो मुल्क को किस तरह चलाएगा, वो मुल्क को किस तरह आगे लेकर जाएगा, उसके लिए मुल्क चलाना किस तरह मुमकिन होगा। फिर इसी तरह मैंने कहा अच्छा वो नहीं है तो फिर कौन है। उसने कहा दूसरा भी नहीं है। मैं कहा तीसरा, उसने कहा वो भी नहीं है। मैं कहा चौथा, उसने कहा वो भी नहीं है। मैंने कहा यार इतनी किंग जमातों का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, बड़ा सियाना आदमी है और सियासत पे बड़ी गहरी नजर है और बहुत से लोग उसके पास जाते हैं। मैं भी चला गया था तो मुझे तो जो हालात नजर आ रहे, उसने कहा जी पहला इलेक्शन होगा, सारे लोग जाते हैं, तावीज़ गंडा करते हैं। कल एक सूबे का एक सूबे जी, मैंने कहा कोई तावीज़ गंडा करते हैं, क्या लोग इनके पास जाते हैं। नहीं, मैं आपके पास, वो तवीज़ गंडा चाहिए होता तो आपके पास चला आता। उससे बड़ा तवीज़ गंडा कहां से होना था। मेरा कौन सा दम काम कर गया है। आपका यकदम काम कर गया। अच्छा सर, थोड़ा सा लाइट मूड भी हो जाना चाहिए ना। सही है, सही। तो यासर बड़ी क्लियर सी बात है, बड़ी अच्छी शख्सियत है और उस शख्सियत के पास पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान जाते हैं
सही, बहुत से सियासत तो सैयदजादे, आप भी उनको जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब ये आज क्या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अली नवाज अवान साहब छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। उसके अलावा साबिक सूबाई वजीर हैं सरदार आसिफ नकई, वो भी PTI को खैरबाद कह के उनकी मुलाकात हो गई अलीम खान साहब से और जहांगीर खान तरीन साहब से। ये जो विकेट्स फिर गिर रही हैं, तो इनके मद्दे मुकाबिल क्या कोई नए लोग उभरें? मैंने तो इसलिए कहा था, मैं ये तवीज आगे करना होता तो आपके पास जाता क्योंकि आप वो पीर हैं, आप वो पीर हैं जो सर पीर हैं सर। तो बात यह है कि आप समझते हैं, मैंने तो अभी आपको मैंने तो आपको एक बड़ी सिंपल सी बात की है कि अली नवाज साहब के हवाले से कितने दिन कितना शोर कितना जगह पे बचा रहा, आसिफ नकई साहब के हवाले से का रात से क्या चल रहा था। मैं ये टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। तो क्या आप क्या समझते हैं, मैं फिर यही कह रहा हूं कि अब हालात वो नहीं रहे। हाँ ये है, आज अली नवाज के साथ कोई 5,000 का मजमा, उन्होंने 1 लाख कुछ हजार वोट अगर लिए हैं, उनमें से 5,000 का मजमा अगर उनके साथ किसी भी सियासी जमात में शमूलियत करे, आसिफ नकई साहब के साथ कोई 3,000 4,000 का मजमा अगर सियासी जमात में शमूलियत करे, इसी तरह चाहे कोई तहरीक इंसाफ में आता है किसी और सियासी जमात को छोड़ के, उसके साथ भी एक बड़ा मजमा शिरकत करे, तो फिर कहा जाता है कि ये अवामी लोग हैं, इनके साथ अवाम आई है, इनके साथ फलां है। मतलब रात को मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे तस्वीर, मुझे नहीं पता उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, जो आपको पता होगा क्योंकि आपके शहर की बात है, कि फरह हबीब साहब एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और 3 गनमैन उनके साथ थे जी। जब अवामी नुमाइंदों को गनमैनों के साथ कैंपेन करने की जरूरत पेश आ जाए, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि अवाम अपना फैसला कुछ और देने जा रही है। मैं कह रहा हूं इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, कोई सियासी जमात इलेक्शन जीत जाए, कोई आके इलेक्शन जीत जाए, लेकिन इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, और इलेक्शन जो सियासी जमात जीते हमें उसको मानना चाहिए और बाकी सियासी जमातों को भी उसको मानना चाहिए। ये जो विकटें गिनने का सिलसिला है ना, अब खत्म हो चुका है। अब आप इस तरह कर लें यार, इस तरह कर लें यासर साहब, मैं तो बड़ा ओपन कहता हूं, इस तरह कर लें कि तमाम सियासी जमातों के तमाम लोगों को एक तरफ कर दे, बड़े लीडरों को, और अवाम को एक तरफ कर दे। जिसको अवाम वोट देगी जितना तो उसने है। क्या मुझे एक बात बता दें जरा, 20 हल्कों के इलेक्शन हुए थे, सारे के सारे बड़े नाम थे, कई बीच में ऐसे नाम थे जिन्होंने 7 इलेक्शन लड़े थे, एक इलेक्शन भी नहीं हारा था, और जब वो इलेक्शन हारना शुरू हुए हैं तो वो इलेक्शन हार के जिसकी तवक्को भी नहीं थी। इसलिए कि अवाम फैसला देना शुरू कर देती है, और अवाम का जब फैसला आना शुरू हो जाता है तो फिर बड़े नाम नहीं होते। मुझे बताएं, ये जितने बड़े नाम हैं, इनको बड़ा नाम बनाया किसने है? अवाम ने बनाया ना, किसी और ने तो नहीं बनाया। तहरीक इंसाफ अरूज पे थी, तो क्या तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन नहीं आ रहे? क्या अली तरीन साहब इलेक्शन नहीं आ रहे? क्या मुझे बताएं सियालकोट से नहीं आ रही तहरीक इंसाफ? क्या तहरीक इंसाफ सब तरफ से जीतती हुई राना तनवीर के हल्के से सूबाई असम्बली के उनके उम्मीदवार नहीं आ रहे थे? मुल्तान से भी नशिस्त हारे ना। आप कहें कि बड़ा नाम है, मुल्तान से नहीं आ रहे थे, कुरैश साहब की साहबजादी जी। ये आप निकाल दें ज़हन से कि बड़े नाम है, बड़े नाम हो भाई, वोट देके कितना बढ़ के। आप उस यंगस्टर वोटर का क्यों बोल रहे हैं जो अपने मुस्तकबिल के लिए बड़ा परेशान है, जो चाहता है कि मेरा मुस्तकबिल वो हो जिसमें मुझे अच्छी नौकरी मिले, अच्छी तालीम मिले, मेरा मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर महफूज हो, और मैं उस क़यादत को लेकर आऊं जो क़यादत इस पाकिस्तान के अंदर कम अज कम मेरे लिए मेरी एजुकेशन के मुताबिक नौकरी का बंदोबस्त कर सके, जो हमें मकरूज करने की बजाय हमें सहूलतें दे सके। मेरे बच्चे का इलाज, मेरे भाई का इलाज, मेरे वालिदैन का इलाज सरकारी अस्पतालों में बगैर पर्ची के हो।
अब लोग ये सोचना शुरू हो गए, छोड़ दें, आपको अगले दिनों में, आने वाले दिनों में 40 और विकेटें। एक ना हमने फिक्रा बड़ा अच्छा पकड़ लिया हुआ है, हम साफियों ने ना कमाल कर दिया हुआ है, फला सियासी जमात की विकेट गिर गई, और भाई 3 विकेटें होती हैं, 100 विकेटें हम गिरा चुके हैं, और 3 ही विकेटें हैं ना यासर साहब। तो क्या 3 एक तरफ है, 3 एक तरफ है, तो क्या मुहावरतन कभी ये कहा कि विल्स गिर गई, तो क्या मुहावरतन आप क्या फला सियासी जमात का शख्स जो है उसने फला सियासी जमात में शिरकत कर ली है, अब ये हल्का खाली हो गया है, पूरी तरह करें। क्या उस जो हल्के खाली हुए हैं, क्या उन हल्कों में आइंदा जब इलेक्शन होंगे क्या सियासी जमातें अपने उम्मीदवार नहीं देंगी? लेगी। चले मैं आपको ये लिख के दे देता हूं, लिख के लफ्ज लिख लें, लफ्ज इलेक्शन कैंपेन शुरू होने दें, फिर आप मुझे बताइएगा विकेटें, जिसे आप कहते हैं ना गिरने वाला, चले आप ही का लफ्ज मैं कह देता हूं, विकेटें गिरना शुरू हो गई, फिर आप मुझे बताइएगा विकेटें जुड़ना शुरू हुई हैं या विकेटें गायब होना शुरू हुई हैं, यह आपने मुझे जरूर बताना है। फिर आपने कहना यार एक मैच हो रहा है, दोनों तरफ विकेटें नहीं है, समझ नहीं आ रही आउट किस तरह करना है, बॉल बीट हो जाए तो आउट, टच हो जाए तो ठीक। ये मैं ठीक कह रहा हूं आपको, ये तो हंसने वाली बात, विकेटें गायब होती हैं, विकेटें गायब होती हैं मैच जीतने के बाद, अक्सर औकात खिलाड़ी जो हैं वो उसे यादगार के तौर पे उखाड़ के ले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि मैच से पहले ही विकेट्स गायब हो जाएंगे? यही होगा इस दफा, ये पहली दफा हिस्ट्री में होगा। आप देखिएगा तो सही यार, क्या हो गया आपको, देखिए इंतजार तो करें ना, आप इंतजार करें ना, आप इंतजार कर भी नहीं रहे। मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई, बड़ी मजेदार बात आपको एक बात बताऊं, मैंने एक सियासी जमात के जनरल सेक्रेटरी को आज देखा, लाहौर का जनरल सेक्रेटरी है एक सियासी जमात का, मैं नाम नहीं लेता हूं सियासी जमात, तो मैंने एक शख्स से पूछा यार ये जनरल सेक्रेटरी है, मैं जहां पे गया हुआ तो वहीं से पता चला मुझे, उसने कहा हाँ जी ये जनरल सेक्रेटरी है। मैं कहा इसकी खसूसियत क्या है? उसने जो उसकी खसूसियत बताई ना, मैंने कहा इसे तो किसी सियासी जमात ने कही होना चाहिए था। फिर मुझे एक आज सोशल मीडिया पे एक परफॉर्मा चल रहा है मुस्लिम लीग नून के शहाबुद्दीन नामी एक शख्स का, जिससे पूछा गया आपकी पार्टी के लिए कुर्बानियां क्या है, तो उसमें उसने लिखा हुआ वल्लाह आलम सच्चा है झूठा है कि सच्चा है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि मैंने अवाम की खिदमत की, मैंने इतने स्कूल बनाए, मैंने इतनी बेवाओं की मदद की, मैंने इतने बच्चों को मुफ्त तालीम दी, मैंने इतने लोगों के लिए रोजगार के मौके बनाए, मैंने इतने जो है वहां पे लोगों के काम किए। आप देखिए क्या चल रहा है। आप कहते हैं जनाब कि विकेटें गिनी, जिसके बाद सबसे ज्यादा बंदे चले गए वो इलेक्शन जीत गया, तो चले इससे फैसला कर ले, फिर जिसके बाद इलेक्शन जरूर कराना है, पूरी कौम के पैसे जरूर जाया कराने हैं, और इस कौम को भी क्यों हक देते हैं आप वोट तक का? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब फैसला 8 फरवरी को होगा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब जिसका वोट ज्यादा पड़ेंगे इलेक्शन वो जीतेगा, एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा जिसको अवाम मुंतखब करेगी वो इलेक्शन जीतेगा। हमें इलेक्शन कमीशन पे यकीन है, अगर इलेक्शन कमीशन पे यकीन है और हमें वोट जिस पे पड़ेंगे वो जीतेगा, तो फिर ये विकेटें शिकटें ये कोई अहमियत नहीं रखती। चले मुझे बताएं, क्या ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन जीत के नहीं आए थे जिनके मुतल्लिक कभी किसी ने नाम तक नहीं सुना था? उठा के देख लेना, ये जिस विकेट गिनने की बात आप कर रहे हैं, क्या ये पहले इलेक्शन कभी जीते थे? अक्सर औकात ये तो तब भी क्या ये जीते थे? और इन्होंने जितना बड़ा नाम हराया था, ये जितने भी आप मिनिस्टर्स देख लें जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बने हैं, वो मिनिस्टर्स में भी बेशतर अफराद वो थे जो पहली बार मंजर-ए-आम पे आए थे। आप जरा ले ले, जरा चले ना, जरा शेखुपुरा से खुरम शदाद विरक इलेक्शन जीते, सूबाई वजीर कानून रहे, लोग कहते थे यार ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, पहली दफा आए, कोई नाम नहीं था, वकला थे, एक बार के सदर थे, इलेक्शन जीत के। फरूख हबीब का जीत जाना भी मौजज़ा था। याद जीतते हैं आप, फर्क बिल्कुल मौजज़ा था, बिल्कुल मौजज़ा था। आप देखिए ना, आप यही चीजें होती हैं। और मुकाबला किसके साथ था? आबद शेर अली के साथ, छोटा मुकाबला था वो, यानी एक फिर आप इसी लाहौर शहर में आ जाए, आप इसी लाहौर शहर में आ जाए ना, आप इसी लाहौर शहर के अंदर आ जाए, मरियम साहिबा जलसा करती थी ज़िमनी इलेक्शन में, किला है लाहौर उनका, 4 में से 3 सीटें हार गए वो, ओन चौधरी का भाई इलेक्शन हार गया। इसी तरह हुआ है ना, बाकी जगहों पे देख ले तो ये चलता है, जो चलता है उसे चलने दो।
यासर साहब आप ये नहीं होगा। अच्छा, आप यासर रशीद का नाम बना है, राना अजीम का नाम बना है, वो जो मुहावरा इस्तेमाल किया जाता था कि दिखता है तो बिकता है, कि अब की बार दिखने वाला आपको बिकता हुआ दिखाई दे रहा है? अब जो बिकता है वही दिखेगा। अब बेमौसमी सब्जियों की कदर नहीं रहेगी। अब उस सब्जी जो हर दुकान पर जाके सज जाती है, लोग उसको वोट नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो। मैं किसी एक की बात नहीं कह रहा हूं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो। अब जो मौसमी सब्जी होगी ना, जो मौसम की सब्जी होगी और जो जहां पे जचती है वो ही अब होगा। अब अगर आप ये कह दें कि जनाब सब कुछ चेंज हो जाएगा, एक बड़ा तगड़ा उम्मीदवार फलां की तरफ चला गया तो इलेक्शन जीत गया, तो फिर आप इलेक्शन से पहले जरा गिनती करें ना। आप लिखें जरा, मुस्लिम लीग नून कितने नाम इनके साथ गए हैं बलोचिस्तान के, वहां भी तो इलेक्शन ना करवाएं, खत्म कर दें, ठीक है। आप आ जाएं पंजाब में, अब पंजाब में 2 सियासी जमातें हैं। एक सियासी जमात जो है, नई सियासी जमात जो बनी है, तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान, उस पर दरादर भर्तियां हो रही हैं। उसमें मैं इसे भर्ती कहता हूं ना, दरादर भर्तियां हो रही हैं, तो फिर उनको दे दें, छोड़ें बाकियों को। उसके बाद आप आ जाए सिंध, ठीक है, सिंध में इत्तेहाद बन गया जनाब, जिनका इत्तेहाद बना है आप उनको दे दें सिंध। फिर आ गया केपीके में आप कहें जनाब वहां पे 6, 7, 8, 10 लोग हैं, वहां पे इलेक्शन करवा दें, इस तरह करवा दें, ताकि फिर पैसा भी बचत हो। और अब आपके पास आपने जो एक जाविया बनाया हुआ है यासर रशीद साहब ने या किसी और ने, जनाब जिसके पास बंदे जो हैं साहब का एमएन या साहब का वजीर जिसके पास चले गए हैं, जनाब उनको फौरी तौर पर इलेक्शन में विन करार दे दिया जाए। यार ये हो नहीं सकता, ये ना माजी में हुआ था। आप ये 82-86 की दहाई की बात करते हैं, उस वक्त वोटर कौन था? उस वक्त लोगों की आशनाई जो शनासाई थी वो कितनी थी? अच्छा, क्या उस वक्त आम आदमी को खड़ा करके पूछा जाता था? 80 या 90 की दहाई को छोड़ के आप क्या समझते हैं? ये 2018 और अब इसमें क्या फर्क है? इन 5 सालों में क्या फर्क है? इन 5 सालों में यह फर्क है कि शाऊर बहुत तेज हो गया, लोगों को शाऊर आ गया। क्या कोई सोचता था डेरा गाजी खान से जरताज गुल जैसी औरत, जरताज गुल इलेक्शन जीत जाएगी जहां पे औरत का वोट डालना मुमकिन नहीं होता था? क्या यह सुबह था कभी? आपको पता नहीं कि ये इलाके कबायली टाइप इलाके हम आज भी कहते थे, उन इलाकों में औरत तो वोट डालती नहीं थी, तो औरत का वहां से जीत जाना। तो अब उससे 5 साल चेंज हो गए हैं, अब 5 साल बिल्कुल आगे निकल गए हैं। अब बच्चे बच्चियां, अब मुझे बताएं कभी ऐसा होता था कि वजीर आजम साहब से इस तरह के लोग सवाल करें? क्या कभी ऐसा होता था कि जनाब लोग आवाम में जाना छोड़ दें? क्या कभी ऐसा हुआ था कि मरियम साहिबा ने एक यूनिवर्सिटी में जाने का फैसला किया और ना जाएं? क्या कभी ऐसा होता था कि जनाब आप एक जलसे के बाद दूसरे जलसे का इंतजार भी ना करें, आप बलोचिस्तान से 25, 30, 32 लोगों को शामिल करें और एक बड़ा जलसा भी ना करें? क्यों? इसलिए कि आपके पास अब सिंगल लोग आ रहे हैं, आपके पास 5, 7, 10 लोग आ रहे हैं। मैं उस दिन समझूंगा जिस दिन ये जो विकटें गिनी हैं, जिसको आप विकटें गिनना कहते हैं, ये अपने हलकों में जाएं, अपने हलकों में जाकर जिस पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार की है उसका बड़ा जलसा करवाएं। उस जलसे में पता चले कि जनाब उनके जलसों में, मसलन इस्लामाबाद के ये बादशाह थे, ये इस्लामाबाद में जलसा कराएं, पता चले कि इस्लामाबाद में इनके जलसे में जनाब 5,000 नहीं, 50,000 नहीं, 5,000 लोग आए हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, लोग इनको पसंद करते हैं, इनकी जात का वोट है, पार्टी का वोट नहीं है, नजरियात का वोट नहीं है, बयानिया का वोट नहीं है। ये फिर ये तो होगा, ये फिर मैं मानूंगा कि वाकई ये है।
अच्छा, सियासत में नए चेहरे तो आएंगे, फिर विकेटें गिरती हैं और वो क्या नाम है, MNAs MPs के उम्मीदवार होंगे, लेकिन क्या आपको उनमें से कोई ऐसा चेहरा भी दिखाई देता है जो एक क्लास के बराबर का होके उभर के आए? आज मैं आपको एक बात बता दूं, पहले जितने चेहरे आए थे क्या वो एक क्लास के उभर के आए थे? एक क्लास कोई कहता था उन्हें? नहीं। कोई सोचता था वो एक क्लास होंगे? नहीं। भाई, इंसान को वक्त जब लीडर बनाता है, जब बंदा जीत कर आता है और अपनी एक लीड और अपनी खसूसियत और अपने एक बयानी पे आता है, तो फिर वक्त के साथ साथ वही बड़ा लीडर बनता है। ये बाबे शाबे जितने लीडर है ना, ये ठीक बात है कि अब इनको खलीफा बना देना चाहिए, इनको कहना चाहिए आप मशवरे दें और नौजवानों को आगे आने दें, कम अज कम वो आकर इस कौम के बेहतरी के मतलब सोचे तो सही ना, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी सियासी जमात से हो, वो इस कौम के लिए सोचेंगे तो सही ना, वो कुछ ना कुछ करेंगे तो सही ना। यहां पे बिल्कुल उल्टी गंगा बहने वाला हिसाब हो चुका है। हम इसी चीज पे आज भी हम उसी दहाई में बैठे हैं। बात फिर आप कहते हैं पुरानी बात ना करें, तो वही बात पुरानी बात आप शुरू कर देते हैं कि इतनी फलां की विकेटें गिर गई, इतनी फलां की विकेटें गिर गई, इतनी फलां की विकेटें गिर गई। चले मुझे विकेटें गिनने से आ जाए। पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, उसके खिलाफ नहीं किसी सियासी पार्टी की, मैं सिर्फ चीजें सामने लाता हूं कि हकायक हमें पता होना चाहिए ना। क्या उस पार्टी में जितने लोग उस दिन मौजूद थे उनमें से कितने लोग हैं जिनको आपने एक्टिव देखा है? अली जैदी की तरह एक्टिव है? नहीं। साबिक गवर्नर सिंध एक्टिव है? बता देना। नहीं। क्या फवाद चौधरी साहब एक्टिव थे? नहीं। आमर कियानी साहब क्या एक्टिव है? नहीं। ये शुरू एक एक का नाम गिनना शुरू कर देना। आप जितने आपने नाम लिए हैं सबके नाम गिनने शुरू कर दें। क्या ये सारे एक्टिव हैं? एक्टिव इनमें क्यों नजर आ रहा आपको? एक्टिव नजर आ रही है फरदौसा शकबान, एक्टिव नजर आ रहे हैं अब्दुल अलीम खान, एक्टिव नजर आ रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, एक्टिव नजर आ रहा है ओन चौधरी, एक्टिव नजर मुराद रास। इसके अलावा कौन है? चौधरी सरवर साहब, गुलाम सरवर ने शमूलियत की है, तो उसके बाद क्या वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं? जब सियासी जमातों में मुतहर्रक लोग एक्टिव नहीं होंगे तो आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा एक बात, फिर वो जितनी तेजी से सियासी जमातें बनती हैं उतनी तेजी से ही इलेक्शन के अंदर एहतताम पजीर भी हो जाती है। जितनी तेजी से बढ़ती हैं उतनी जल्दी से एहतताम पजीर भी हो जाती हैं, और हकीकत है और राइजे वक्त भी है। और सिक्का राइजल वक्त जो होता है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता है। ये नहीं कि पुराने ज़माने का सिक्का यहाँ पे चल जाए, यहाँ पे सिक्का कोई और चल रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत किस वक्त कितना तब्दील हो जाए, किसके हक में हो जाए, किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन अवामी तासुर, अवामी राय वो राइज रहती है, उसको समझना पड़ता है, अवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखना पड़ता है। इस वक्त कौन सी ऐसी जमात है जो अवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रख रही है, जो इलेक्टेबल्स को ना मिलने की बजाय अवाम के जो दुख दर्द है उसको समझ रही है और उसने टारगेट अवाम को किया, और उसे ये लगता है कि अगर इलेक्टेबल्स के साथ हाथ ना मिलाया जाए तो ये अवाम है जो हमारी तरफ से जवाब दे सकते हैं इलेक्टेबल्स को। तो आने वाले दिनों में डेवलपमेंट क्या होगी पाकिस्तानी सियासत में, इसी बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। तैमूर तालपुर साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो निकली हुई है बलूचिस्तान के दौरे पे, फिर बाद में सिंध के अंदर मेल मुलाकातें, अब प्लान बना रहे खैबर पख्तूनख्वा में भी जाने का। तो जिस हद तक उनकी मुलाकातों में तेजी है, आपकी मुलाकातों में तेजी क्यों नहीं है? आपके साथ कोई इलेक्टेबल्स क्यों नहीं मिल रहे या दूसरी जमातों के लोग नहीं मिल रहे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक सिंध की बात है तो हम वेलकम करते हैं, मियाँ साहब आए और अपना जितना जोर लगा सकते हैं लगा लें, कुछ नहीं होगा। और कोई कुछ भी चाहे वो सिंध में कोई तब्दीली ला नहीं सकते हैं, क्योंकि अवाम के साथ
आम पब्लिक, इलेक्टेबल सारे एक ही जगह इकट्ठा है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बात करें अगर बलूचिस्तान की तो काफी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, पर जो मेजॉरिटी हमें ज्वाइन करना चाहती थी, जो मेजॉरिटी बिलावल हाउस आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से के लीडरशिप से आशीर्वाद लेके गई, उनको रोक दिया गया। बड़े दुख के साथ ये चीजें हम दुआ करते हैं कि ना होती और ये शायद जमाने खत्म हो गए, पर आज भी इस तरह से कंट्रोल करने की लोगों को कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग अभी भी इंतजार में हैं कि मौका मिलते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। पंजाब में भी काफी लोगों ने हमें ज्वाइन किया, काफी इलेक्टेबल बड़े बड़े फैमिली से हमारे पास आए, पर वहां पर भी बहुत से लोगों को जबरदस्ती डाइवर्ट कर दिया गया, या नून लीग की तरफ या IPP की तरफ। तो हमारे पास एज सच भी हमें कमी कहीं भी किसी सीट पे नहीं है। कोई ऐसी सीट नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहां पर हमें उम्मीदवारों ने टिकट के लिए अप्लाई ना किया हो। तो मैं समझता हूँ कोशिश की जा रही है किसी एक पार्टी को आगे लाने के लिए, पर वो मुमकिन होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ चाहने से, शौक से कोई PM नहीं बन सकता, कोई पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकती। जो पब्लिक है वो चाहती है कि नई लीडरशिप आए, वो पब्लिक है वो चाहती है कि नया चेहरा, नौजवान शक्ल सामने आए। मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब की सूरत में वो इस इलेक्शन में होगा, और जो डायनामिक्स आजकल सियासत के नजर आ रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आवाम की पसंदीदा जमात है। तालपुर साहब, एक बात तो मुझे बताइएगा ज़रा, एक दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, तनकीद की कि जनाब यहाँ पर तरक्याती फंड जो हैं वो सिंध के अंदर रोक दिए गए हैं, पंजाब में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, KPK में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा, इस पर एक्शन नहीं ले रहा। निगरान सेटअप के हवाले से बात की, फिर लाडलों के हवाले से बात की, लेकिन आज आसफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हमें इलेक्शन कमीशन पे मुकम्मल यकीन और बिल्कुल मुनसफाना इलेक्शन होंगे। तो जब आसफ अली जरदारी साहब ने यह कह दिया है तो फिर वो कौन सी तब्दीली रातों रात ऐसी आ गई कि जो बिलावल साहब कहते थे वो क्या वो तमाम मुतालबात पूरे हो गए, या फिर गेम कुछ और है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जब डेट अनाउंस कर दी थी इलेक्शन की, उसके बाद से लेके हमें इस बात पर कोई गमो गुस्सा नहीं था इलेक्शन कमीशन के ऊपर। यस, बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है कि जब भी हमने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया तो इलेक्शन कमीशन ने हमें एक मुस्बत रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कभी भी नहीं कहा हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, उन्होंने कभी भी नहीं कहा हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन के खिलाफ हैं। तो मैं समझता हूँ हमें सिस्टम के खिलाफ जो कुछ गुस्सा जरूर है, क्योंकि आज भी जो स्कीमें हमारी बंद की गई थी वो आज भी नहीं खुली। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी हमें कहा था कि हम खोल देंगे। आज भी ये सारे सूबों में उनके अपने अफसर हैं। वाहिद सूबा सिंध का है जो इम्पोर्टेड अफसर पंजाब से लाके तैनात किए हुए हैं टॉप पोजिशन पर सारी। तो बिल्कुल जहाँ पर अच्छी बात आती है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, जहाँ पर गलत बात होती है तो उसकी तनकीद करना भी फर्ज होता है। अच्छा तैमूर साहब, आपको क्या लगता है कि वो लोग जो बलूचिस्तान में आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते थे वो उस वक्त किन वजूहात के बायस शामिल होना चाहते थे, और अगर वो अब अलहदा होके या वो वादे वईद करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब राग़िब हो रहे हैं तो किन वजूहात के बायस हो रहे हैं? मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून की तरफ कोई भी दिली तौर पे नहीं जा रहा। हम बलोच लोग जो होते हैं हम जबान के पक्के होते हैं और एक बार कमिटमेंट करते हैं तो उससे वापस नहीं करते हैं। तो जाहिर बात है कोई ऐसी ताकत होगी, कोई ऐसा प्रेशर होगा जो इन लोगों को हमारे पास आने से, जो उनकी दिली राय है, हमारे साथ मुलाकात करने के बाद भी, हमारे साथ रजामंदी करने के बाद भी उन्हें लाया नहीं जाए तो जरूर कोई बहुत ही ताकतवर फोर्स होगी। आप मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते ना, आप कर सकते हैं ज्यादा, हम कहाँ पे कर सकते हैं? हम आपको बता रहे कि कुछ है ऐसी फोर्सेस जो नहीं चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ले। अच्छा, ये तो बता दें कि आने वाले दिन जो हैं, आने वाले जो दिन हैं, आपका मौक़िफ़ यही रहेगा जो आज आसफ अली जरदारी साहब का है कि आने वाले दिनों में फिर मौक़िफ़ तब्दील हो सकता है? देखिए, सदर जरदारी ने बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया है कि वो मुतमईन है कि इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगी और हम यही उम्मीद रखते हैं। ऑफ कोर्स अगर खुदा न खास्ता हमने देखा कि जिस तरह से उनकी कमिटमेंट्स हैं, जिस तरह से वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी रखते हैं, अगर वो नहीं पूरी कर सके तो ऑफ कोर्स आप डिफरेंस देखेंगे। पर मैं
समझता हूँ वी आर वेरी होपफुल दैट द इलेक्शंस विल बी इंशाअल्लाह ताला फ्री एंड। तैमूर साहब, अगर देखा जाए इत्तेहाद जो नया बन रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिंध के अंदर, वो इत्तेहाद जिसमें MKM भी शामिल हो जाएगी, जिसमें GDA को भी दावत देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे भी होगी, वो इत्तेहाद एक तरफ बन जाए, फिर दूसरी तरफ आप जमात इस्लामी को देख लें, फिर TLP को देख लें, तो कमज़ोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी या कोई और होगा? एट द मोमेंट मैं आपको एडवांस से बता दूं कि आपने जितनी पार्टियों के नाम लिए ना, वो सारी मुत्तफिक होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। आपके मुस्लिम नून और MKM तो मिल गई है, GDA भी तकरीबन बातचीत खत्म कर चुकी है, जमायत भी इनके साथ आएगी और हो सकता है TLP भी इनके साथ आके खड़ी हो जाए। तो ये इतने कमजोर हैं, जो इत्तेहाद सिंधी पीपल्स पार्टी के खिलाफ आता है इतना कमजोर होता है कि वो सारे जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, गैर फितनी इत्तेहाद भी हो जाते हैं, दुश्मन भी आपस में भाई हो जाते हैं। यही आप देख लें, अगर आप वफाक के अंदर देख लें, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो सारी वो कुव्वतें जमा हुई थी जो गैर फितरी इत्तेहाद के तौर पे हम समझ सकते थे। अगर वो सारी इकट्ठी हुई, PTI कमज़ोर हुई, तो यहाँ पे इकट्ठे होने में PP कमज़ोर क्यों ना होगी? क्योंकि आपको दो चीज़ें चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए या सक्सेसफुल सियासत करने के लिए सिंध के सूबे में। एक तो है वहाँ के लोग, वहाँ के वोटर्स, मासेस के वोट। दूसरा इलेक्टेबल्स। जब आपके पास वोट भी नहीं है, इलेक्टेबल्स भी नहीं है, पार्टी तंजीम भी सिर्फ बराह रास्त नाम की है, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपके पास और कोई चारा नहीं बचता। आप देखिएगा, हम इनको वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते हैं आए नवाज शरीफ साहब सिंध में आए, मुलाकातें करें, लोग बनाएं और आखिर में शायद फिर सबके मिलने के बाद शायद फिर मैं समझता हूँ कि इनके जो जमानतें हैं इलेक्शन की वो जब्त ना हो। अच्छा, एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है इसका, थोड़ा ये आप तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि 20-25 दिन बाद जो बंदा होता है वो उनके पास जाता है और सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। बिल्कुल, आजकल तो हमारे पास वो वॉशिंग मशीन है सर्फ के साथ धोने वाली, हम जिसको चाहे उसमें धोल के साफ कर दें, ब्राइट वाइट हो जाते हैं सारे। तो IPB में भी जो भी जाता है वो ब्राइट वाइट होके जाता है। ऑफ कोर्स इट्स ए किंग्स पार्टी और उसमें कोई शक शुबा नहीं है। ये किंग्स पार्टियां बनती रहती हैं, खत्म हो जाती हैं, पर PTI मेरे ख्याल से जिस तरह से किसी की मदद के साथ उभर के ऊपर आई थी, उसमें फिर भी कुछ लीडरशिप थी। एक साबिक कप्तान जिसने हमें वर्ल्ड कप लेके दिया था वो था, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चंद इलेक्टेबल्स हैं, क्या होगा मैं समझता हूँ 5, 8, 10 सीटें निकालेंगे नेशनलिज्म की मैक्सिमम, वो भी मेरे ख्याल से मैं उम्मीद से ज्यादा बात कर रहा हूँ। 5, 8, 10 नशस्तों से ज्यादा IPP ले ना पाएगी क्योंकि उसमें लीडरशिप आपको दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। नाज़रीन, बैन अल-अक़वामी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल उस गजा की सूरत हाल के ऊपर, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा सेवेदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, आलमी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाएं, फ़लस्तीन वाला मामला देखें, दुनिया का झुकाव देखें, दुनिया का साथ देना देखें, दुनिया की हिमायत देखें। वो रफ्ता रफ्ता फ़लस्तीन के बारे में बढ़ रही है, लेकिन इस बारे में कॉन्स्पायरेसीज थीरीज़ भी जन्म ले रही हैं और उनको जो हवा दी जा रही है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से दी जा रही है, वो कुछ ऐसे ममालिक की जानिब से दी जा रही है। जिस तरीके से इजराइल की जानिब से पैगाम ये अमेरिका को भिजवाया जाता है कि किसी प्रेशर में नहीं आना क्योंकि ये जंग रुकने वाली नहीं है। ये इस तरह के जो पैगामात हैं, ये जो आग की चिंगारी भड़की थी और अब अलाव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, हवा चलेगी तो किस किस को लपेट में लेगी, और इसका सामना करने के लिए या इसको भुजाने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आज लाहौर के अंदर जमात इस्लामी ने गज़ा मिलियन मार्च किया है और उसमें बड़ी तादाद के अंदर लोग शरीक हुए हैं।
क्या यही पैगाम काफ़ी होगा, या फिर जिस तरीके से क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर शायकीन में से एक नौजवान उठता है, मुंह के ऊपर मास्क पहना होता है और शर्ट पहनी होती है जिस पे लिखा होता है स्टॉप बॉम्बिंग ऑन पैलेस्टीनियन, तो क्या इस तरीके से ये अपनी जंग लड़ी जा सकती है, या अपना हिस्से का किरदार अदा किया जा सकता है? इसी बारे में बात करेंगे। तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। खान साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। खान साहब, क्या किरदार हो सकता है, क्या बेहतरी हो सकती है, क्या वो नुक्ता हो सकता है जिसे आगाज़ के तौर पे हम इस्तेमाल करें और ये अमनो सुकून वाला मंजरनामा हमें देखने को मिले? जिसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं, बिकॉज जो पॉलिसी इजराइल की अभी चल रही है, ये दाइवा पॉलिसी है जो 1948 से राइज है, और फलस्तीनियों को बेन गुरियन ने कहा था कि ये बेसिकली घास है, जैसे ये घास बड़ी होती है इसको लॉन मोर फेर के इसको खत्म कर दें। इसका मतलब जो भी इनकी जनरेशन खड़ी होगी उसके साथ इसी तरीके से उसका बर्ताव किया जाएगा। पहले तो अरब कंट्रीज लड़ते रहे, ये हिस्ट्री है। 56 में सनाया कैंपेन है, फिर 67 वॉर है, 73 वॉर है, इसमें 4 अरब आई वुड से नेशन लड़ती रही। फिर कैंप डेविड के बाद जो है चीजें ठंडी पड़ गई और एक कॉम्प्रोमाइज शुरू हुआ जो फिर अब्राहम अकॉर्ड तक आ गया। तो फलस्तीनियों ने रियलाइज किया जी कि इसका बेसिकली साइड लाइन हो जाएंगे, दे हैव टू कम आउट, और फिर उन्होंने जिस तरह मरवान बिशारा ने कहा, दे डिसाइडेड टू फाइट ऑन देयर फीट इंस्टेड ऑफ डाइंग ऑन देयर नीज, और ये फिर आई थिंक 7 अक्टूबर ऑनवर्ड चला। अभी लड़ाई शुरू जब हुई तो लोगों ने कहा जी कि 7-8 दिन की टोटल बात है, इजराइल इनको क्रश कर देगा। तो हमारी असेसमेंट थी कि नहीं, लड़ाई का अपनी ट्रेजेक्ट्री है और इस दफा फलस्तीनी बड़े डिटर्मिन्ड हैं, और ये वॉर जो फैलेगी इसमें नॉर्थ तरफ जाएगी और मे बी रीजन को अपनी लपेट में ले। तो अभी जिस तरह आई थिंक जुल्मो बर्बरियत का बाजार गर्म है, आपने देखा कि शिफा हॉस्पिटल को जिस तरीके से इवैक्यूएट कराया जा रहा है, और आई थिंक आज 12,500 या 13,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, इसमें बच्चे और औरतें भी ऑलमोस्ट 50%, और ऑलमोस्ट 25 से 30,000 टन एमुनिशन फेंका जा चुका है गाजा पे, जो 2 हिरोशिमा से अभी ज्यादा हो गया। हिरोशिमा का जो कैपेसिटी थी 15,000 टन थी TNT की, तो इसका मतलब है 2 एटम बॉम्ब ये इस्तेमाल कर चुके हैं। बाकी सारी पेप टॉक है कि जी 5 दिन का वक्फा हो जाए, बिकॉज इजरायली आर्मी भी काफी लॉजिस्टिकली स्ट्रेच हो गई है, उसमें काफी मार पड़ रही है उनको स्ट्रीट फाइट में। अभी आ जाते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या किरदार रहा है। आई थिंक इट इज बेस्ड ऑन हिपोक्रेसी। वो 7 अक्टूबर के जो थोड़े बहुत इजरायली मारे गए थे उनको इक्वेट कर रहे हैं 12,000 के साथ या 12,500 के साथ, और मेरे ख्याल 25,000 से ज्यादा इंजर्ड है। बाकी फुल सपोर्ट है वेस्ट की, वो आते हैं, एक लाइन लगी हुई है, इसमें एक लीडर जाता है, दूसरा आ जाता है। जब ये खत्म हो गए तो फिर पुराने जो हैं जो इस वक्त पावर में नहीं है, लाइक बोरिस जॉनसन उधर आया, इस तरह ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर था, तो एक लाइन लगी हुई। इस तरीके से भारत ने एक बड़ा आई थिंक मकरू चेहरा सामने आया है, एक तरफ प्रोपेगेंडा और एक तरफ फुल सपोर्ट है इजराइल को। ओआईसी ने आई वुड से दे कुड हैव गॉन अहेड, वो 2 और काम कर सकती थी, लेकिन डेफिनेटली उस पर शायद काम अभी हो रहा है। इकोनॉमिक बाइकआउट है, दूसरा ऑयल एंड गैस की इसको चोक करना है इजराइल का, और प्लस अगर जो इसके बैकर्स हैं, तो मेरे ख्याल में अभी वॉर आगे चलेगी, क्योंकि अभी जो साउथ से जो हुथीज हैं उन्होंने भी अनाउंस किया कि अभी वो शिपिंग को हिट करना शुरू करेंगे, इजरायली जो है, चाहे कमर्शियल शिपिंग हो चाहे मिलिट्री हो, और इसी तरीके से चांसेस हैं कि ये गल्फ में भी चली जाए जहां पे अगर ईरान को टारगेट किया जाता है। सो अभी चीजें सेटल्ड नहीं है, और मेरे ख्याल में लेकिन ब्रिगेड साहब, हाँ, पूरी दुनिया जो कर रही है सो कर रही है ब्रिगेड साहब, बाकी दुनिया जो कर रही है सो कर रही है। यूरोप सारा, अमेरिका, दीगर सारे खुल के इसराइल के साथ खड़े हो गए, कोई दूसरी राय नहीं है। मुस्लिम ममालिक में से भी कई ममालिक आपको पता है कि खुल के खड़े हैं। पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान का जो रोल, पाकिस्तान की तरफ सबकी नजरें होती हैं। क्या हमने सिर्फ एहतजाज ही करना है, इससे आगे कुछ नहीं? इसमें देखें 3-4 बड़े ऑप्शन होते हैं किसी भी स्टेट के पास। पहले डिप्लोमेटिक होता है, फिर आपका इंफॉर्मेशन डोमेन में कि आप पब्लिक स्टेटमेंट क्या आ रही है गवर्नमेंट की, मिलिट्री की, फिर आपका इकोनॉमिक अगर लीवरेज या फर्ज करें आप कर सकते हैं बायकॉट, और आखिरी नंबर पे फिर आता है मिलिट्री, यानी आप बाकायदा इंटरवेंशन करके आप सपोर्ट करते हैं, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फर्ज हो चुका है। अभी इसमें आई थिंक थोड़ा सा कहते हैं हम स्टीरियोटाइप करते हैं कि आपको याद होगा 71 वॉर में जब पाकिस्तान के साथ भी ये चैलेंज था और इंडिया ने हमला किया हुआ था, तो नोबडी केम टू हेल्प अस बेसिकली, और उसकी वजह यह है कि एक राइट ऑफ पैसेज होता है। मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा कि फर्ज करें एक मिलिट्री ऑप्शन की बात होती है
कि लेट्स से पाकिस्तान अपनी फोर्सेस भेजे, मतलब अज्यूम करते हैं, और डिजायर भी है लेट्स से अवाम की, तो राइट ऑफ पैसेज है ना, पहली जो लेयर है इसराइल के वो है मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, जिनके बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं, और फिर ऊपर हिजबुल्लाह तो ऑलरेडी एंगेज है। फिर एक लेयर आ जाती है बाहर वाली, जिसमें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, ईरान है और टर्की है। यानी ये राइट ऑफ पैसेज आपको देंगे या सी पैसेज देंगे तो फिर आप जा, तो मेरे ख्याल में मॉडर्न स्टेट को भी समझे, ये नहीं है कि हमको बहुत मजबूर हैं, अगर हम करना भी चाहें तो जैसा खिलाफत मूवमेंट में हुआ था, लोग तुर्की जाना चाहते थे लेकिन क्या अफगानिस्तान ने उनको पैसे दिया, तो ये आई थिंक थोड़ा सा स्टीरियोटाइप किया जा रहा है। ओनस जो है वो नेबर्स पे है, आई वुड से कि अरब वर्ल्ड पे ज्यादा आता है कि वो एग्जर्ट कर सकते हैं तीनों किस्म के प्रेशर, और अगर कोई मिलिट्री एक्शन होना, जिससे हिजबुल्लाह ने कहा जी कि हमने 1/3 फिक्स कर दिए फोर्स, बिकॉज वो अपनी फोर्सेस लेके आई, लेकिन अभी जो 4 मुतहारब ग्रुप हैं उन पे आ गई है बात इंस्टेड ऑफ ओआईसी। उसमें हिजबुल्लाह है, यू हैव कताब हिजबुल्लाह इन इराक, फिर आपका जो है हमास अंदर लड़ रही है, फिर इस्लामिक जिहाद है नीचे, फिर अंसारुल्लाह जिनको हुसी कहते हैं, तो ये एक्टिवली इन्वॉल्व है। उसमें बेसिस अमेरिकन बेसिस पे अटैक्स भी, मैरीटाइम एसेट्स को भी हिट किया, ड्रोन्स भी गिराए गए। आई थिंक जितना ये मुतहारब ग्रुप कर सकते हैं, और ये कोई स्टेट्स नहीं है, मेनली दे आर, तो वो लोग आई थिंक वो जो ऑन बिहाफ ऑफ ओआईसी वो काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ओआईसी या जो इमीडिएट पेरिफेरी वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन साफ ज़ाहिर है अभी इसमें पाकिस्तान को जब आप पहले लेके आते हैं तो एक राइट ऑफ पैसेज होता है, वो उसके बगैर फिर एग्रीमेंट होता है जी कि आपका एग्रीमेंट है कि आपकी फोर्सेस वहां से गुजर सके। तो आई थिंक मॉडर्न स्टेट को भी समझने की जरूरत है कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स वही हैं जो आपके और मेरे हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फर्ज हो चुकी हैं चीजें, जिसमें एक आयत भी है कि आप क्यों नहीं से जिहाद करते जब आपकी बहनों भाइयों को मारा जा रहा हो या बच्चों को यतीम किया जा रहा हो, और ये तो ओपन मैसेकर है, सारी दुनिया सामने देख रही है। तो इस आई थिंक पर्सपेक्टिव को भी समझें कि पाकिस्तान कहाँ तक जा सकता है। अच्छा खान साहब, इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपको मिस्र का किरदार क्या दिखाई देता? जी, मिस्र कुड हैव प्लेड, आई थिंक ज्यादा बेहतर कर सकते थे, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर बहुत बड़ी पावर है, और हमास ने एक और जो आई थिंक जबरदस्त काम किया वो इसराइल का एक न्यूक्लियर पावर का एक रोब दबदबा, या उसको कहते हैं शॉक एंड ऑ था, आपको डरता था जिसको आप हाथ ही डाल सकते हैं, वो आई थिंक बहुत बुरी तरह न्यूक्लियर डिफेंस को डेंट किया। इसका मतलब है कि अगर आप एक तरीके से स्ट्रेटेजी से लड़ें तो इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको कुछ नहीं कर सकता। तो चूंकि मिस्र भी हमारा बरादराना अब से मुमालिक में आता है, और डेफिनेटली उनका जो प्रीव्यू है वो फॉरेन ऑफिस का ही है, लेकिन वो बीइंग सबसे बड़ा बॉर्डर भी उनका, जॉर्डन के बाद सबसे ज्यादा बॉर्डर उनका है, फिर इन्फ्लुएंस भी है, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, और गजा भी आपको पता है सारा पैसेज मिस्र से ही जाता है। तो आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो उन्होंने किया है, लेकिन दे कुड हैव डन, मतलब प्रेशर डेवलप कर सकते थे। इवन अभी ऑयल एंड गैस कुछ वहां से जाता है, सो उसमें इट कुड हैव बीन डन। अभी मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज साउथ पाकिस्तान के अपने रिलेशंस एंड कंट्री, हम एनालाइज कर सकते हैं कि कैसी चीजें बेहतर हो सकती थी। इस तरह जॉर्डन का इससे भी ज्यादा इफेक्टिव किरदार हो सकता है, बिकॉज एक तो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन वहां पे काफी है, दूसरा सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो जॉर्डन का है, जो ऑलमोस्ट 1967 से न्यूट्रलाइज हो गया हुआ है, और वहां से कोई एक्टिविटी नहीं है। सीरिया में चूंकि खुद वो अंडर वॉर है, उसमें आप देखिए अमेरिकन बेसिस भी हैं, फिर कुछ ईरान की सपोर्ट है वहां पे, कुछ ब्रिगेड्स हैं, कुछ सीरियन गवर्नमेंट के अपने बुरे हालात हैं, लेकिन जय तई वो कह लें कि कुछ ना कुछ वहां पे एक्टिविटी आपको नजर आती है, लेकिन मेनली इट विल फाइनली फॉल ऑन 4 जो आपके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जो ग्रुप्स हैं, और शायद इसीलिए लड़ाई जो आगे चलेगी। सर, लड़ाई तो आगे चलेगी, आपको क्या नजर आता है ये जो लड़ाई आगे चलेगी, क्या इससे ज्यादा नुकसान मुस्लिम उम्मा का होगा या ज्यादा नुकसान इसराइल के हमायतियों का होगा? जिसमें अभी तक जो मेरे ख्याल में जो हमास का अगर ऑब्जेक्टिव देखें ना, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो मर्जी आप उसको कहें, वो उन्होंने आई थिंक पार्शली अचीव कर लिए 80%। वन वाज के हाईलाइट हो गया, सारी दुनिया सोई हुई थी फलस्तीन पे, जो भी पब्लिक प्रेशर भी वेस्ट में डेवलप हो रहा है, इवन इस्लामिक अरब स्टेट पे है, इस्लामिक मुल्कों में साहब ने लाहौर की मिसाल दी, इंडोनेशिया में गवर्नमेंट्स के ऊपर, वो बिकॉज ऑफ दिस एक्शन है। एक तो ये हुआ कि ये डेंट होगी, दूसरा क्रेडिबिलिटी वेस्ट की बहुत बुरी तरह डेंट हुई, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, पता नहीं क्या क्या इधर बैठ के उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तीसरा जो आई थिंक मेजर शिफ्ट आ रही है वो रशिया यूक्रेन वॉर पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। रशिया ने एक मेजर ऑफेंसिव शुरू की है, और वेस्ट अभी बुरी तरह फंस चुका है 2 लड़ाइयों में। सो मेरे ख्याल में कि ये तो आगे तारीख बताएगी, असेसमेंट ये कि ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, और ये पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करेगी, और बाय एंड लार्ज वेस्ट और किसी हद तक इंडिया
ये एक तरफ हो जाएंगे, रेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, क्योंकि अफ्रीका से यू विल बी सरप्राइज कि साउथ अफ्रीका से जिस तरह एक उनके नेक्स्ट प्रोजेक्टेड प्रेसिडेंट है जूलियस मैलेमा, उनकी जरा स्टेटमेंट सुने, वो हो सकता है ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और इतनी सख्त बयानात उनके अगेंस्ट इसराइल है, इसी तरह नाइजीरिया से वादे आई हैं, इसी तरीके से जो नॉर्थ में नॉर्थ अफ्रीका है वहां से अलजायर से, इसी तरीके से आप सदर्न अमेरिका चले जाएं, लोगों ने बायकॉट कर दिया है साउथ अमेरिका के 3-4 जो लिबरल कंट्रीज हैं। सो इसमें ऑल टोल्ड वेस्टर्न आई थिंक वर्ल्ड एंड इंडिया एक तरफ हो जाएगा और बाकी सारा डेवलपिंग वर्ल्ड एक तरफ होगा। और वेस्ट का जो ये लेक्चर दिया करते थे हर एक को ह्यूमन राइट्स का और वुमेन राइट्स का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, भी आप देखें कितनी कदगन लगाई जा रही है। अभी इसराइल से एक मिनिस्टर कह रहा था जी कि इंटरनेट को शट डाउन कर दे, खत्म कर दे, बिकॉज उनसे काबू नहीं हो रहा नैरेटिव। तो दुनिया जो है सच्चाई देख रही है। खान साहब, कल की खबर ये थी कि अल शिफा हॉस्पिटल में पैदा होने वाले तमाम नौज़ायदा बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए। तो जंग के दीवानों ने उन्हें जो मौत के परवाने दिए हैं उसका हिसाब किसके हाथ पे हम तलाश करेंगे? जी, एक तो इस दुनिया का निज़ाम है, लेकिन आई एम श्योर जो अल्लाह ताला की ज़ात है, जो असल में हर चीज़ मैटर करती है, वो अल्लाह ताला के सामने जवाब दें सारे, चाहे वो मुसलमान है नॉन मुस्लिम है। जुल्म जो है वो डेफिनेटली जुल्म जो है वो उसका हिसाब किताब लिया जाता है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मेरे ख्याल में जो इन बच्चों की आहो बका है, उनकी पेरेंट्स की, उनकी माओ की, देयर आर फैमिलीज, एक ऐसी बच्ची के सारे शहीद हो गए, पेरेंट्स भी, माँ बाप, और वो कह रही थी मैं बेहतर शहीद हो जाती। तो इमेजिन कि किस हालत में उसको ले जाया गया। तो मेरे ख्याल में खून डेफिनेटली रंग लाएगा। ये जरूर है कि बेहिस्सी है, आई वुड से इस्लामिक वर्ल्ड लेवल पे इस पे बहुत कुछ किया जा सकता था। आज हम डिस्कस करते, बहुत कुछ किया जा सकता है, जगाया जा सकता है, बावर करवाया जा सकता है, बताया जा सकता है, एहसास दिलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वक्त का इंतज़ार चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।